up black windows once you go down. You must be crazy if you think that. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग गति के समीकरणों को प्रूफ करना सीखेंगे। उसमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने होंगे और आपकी प्यारी सी तीनों इक्वेशंस आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। आपका ये टॉपिक, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करता है, t समय बाद तत्पश्चात इसका अंतिम वेग v हो जाता है। वस्तु द्वारा उत्पन्न एक्सीलरेशन तथा त्वरण a है तथा तय की गई दूरी s है। ठीक है, इतना हम लोग सीखे। क्या सीखे कि जो कोई वस्तु है, ठीक है, वो प्रारंभिक वेग, किस वेग से? प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है। t समय पश्चात, जब समय t गुजरता है अर्थात t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है और वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण v है तथा a है तथा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। ठीक है, इस थ्योरी से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है उसमें प्रारंभिक वेग वो आपका v है, अंतिम वेग आपका प्रारंभिक आपका u है और अंतिम वेग आपका v है, त्वरण आपका a है, समय आपका t है और आपकी द्वारा तय की गई दूरी ऐसे। ठीक है, इन्हीं 5 चीजों को हम लोगों ने थ्योरी रूप में ऐसे लिख दिया है, तो कोई कठिन काम नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अब प्रथम समीकरणों को प्रूफ करते हैं। प्रथम समीकरण प्रूफ करने के लिए पहला सूत्र आपका आता है त्वरण का, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट समीकरण। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट समीकरणों को प्रूफ करना सीख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट समीकरण में आपका एक सूत्र आता है त्वरण का सूत्र क्या कहता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल अर्थात समय। देखिए, हम लोगों ने त्वरण का सूत्र जाना। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, ये होता है। इसकी मदद से हम लोगों का पहला समीकरण आ जाएगा। अब देखिए, जो आपका त्वरण है, त्वरण को हम लोगों ने किससे डिफाइन किया है? परिभाषा में देख के बताएंगे। ए से। वेग परिवर्तन किसे कहते हैं? जो आपकी अंतिम स्थिति है उसमें जो वेग है, उस समय का वेग, उसको अंतिम जो आपकी स्थिति है उसमें जो वेग है उसको उसमें जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें जो वेग है उसको घटा देंगे, दैट इज आपका वेग परिवर्तन। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पे v में u को घटा देंगे तो आपका वेग परिवर्तन आ जाएगा और समय को t से डिफाइन करते हैं, तो एक रिलेशन निकल के आई a इक्वल टू uv माइनस u अपॉन t।
ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू आ गया। अब देखिए, अब जब हम इसे v के रूप में लिख देते हैं तो क्या जाता है u प्लस ए टी। अभी मैं इसे समझाऊंगा भी, और आपको नहीं समझ में आया है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत से समझते हैं। देखिए, पहली समीकरण को सिद्ध करने के लिए पहला सूत्र आया क्या, त्वरण का। त्वरण का सूत्र कहता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो त्वरण को हम लोग ए से डिफाइन करते हैं। वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन को किससे वेग परिवर्तन क्या है पहले समझो। वेग परिवर्तन है अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम वेग में जब प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका वेग परिवर्तन। ठीक है, आ जाएगा। तो अंतिम वेग को v से डिफाइन करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से। v माइनस यू की जगह पे हम वेग परिवर्तन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए, हाँ लिख दिया हम लोगों ने। अब समय को t से प्रदर्शित करते तो t लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, अर्थात t को उधर गुणा, इधर भाग में उधर गुणा में चला गया, तो t को उधर गुणा करा देते हैं तो at आ गया। at इक्वल टू v माइनस यू आ गया। अब हम जब v इक्वल टू करेंगे, जब u को उधर भेजेंगे, इधर माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस at। तो ये आपकी पहली समीकरण प्रूफ होके आ जाती है। ये आपकी क्या है, फर्स्ट समीकरण है, इक्वेशन है आपकी। ठीक है, ये आपकी प्रथम समीकरण है, जिसे हम प्रथम समीकरण का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन, सेकंड समीकरण, सेकंड समीकरण को सिद्ध करने के लिए भी एक अलग सूत्र है जिसका यूज करना पड़ेगा। सेकंड समीकरण के लिए एक सूत्र आता है दूरी का। तय की गई दूरी का, दूरी इक्वल टू औसत चाल गुणित समय। ठीक है, ये सूत्र हम लोगों ने जान लिया कि तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है औसत चाल गुणित समय। अब देखिए, औसत चाल किसे कहते हैं, मैथ में हम लोगों ने सीखा है। औसत किसी चीज का निकालना होता है तो जो वस्तु है, जितनी भी वस्तु है उनका योग बटे पदों की संख्या, अर्थात जो जितने भी पद हैं उनका योग और पदों की संख्या का जो भाग है, अर्थात पदों का जो योग है और उसके पदों की संख्या है, उससे जब हम भाग देंगे तो हमें औसत चाल प्राप्त होगी। तो देखिए, तय की गई दूरी को हम किससे डिफाइन करते हैं, अभी आई तय की गई दूरी s है, तो इसे हम s से डिफाइन करते हैं। तो s इक्वल टू आ जाएगा औसत चाल। औसत चाल को कैसे करेंगे, दो ही चालें हैं अपने पास, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल। प्रारंभिक चाल को u से, अंतिम चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। और ये दो है तो दो दो कर दिया, मतलब ये पहला पद u और दूसरा पद v, तो बटे दो आ गया, इंटू टी कर देते हैं। तो अब देखिए, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी एक संबंध बन के आ चुका है। अब देखिए, हम लोगों ने अभी एक इक्वेशन को सिद्ध किया था जो कि गति के प्रथम इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। वो कहती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहती है ना, ये देखिए आपके सामने लिखी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम v का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो u इक्वल टू v का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी आ जाएगा, अपॉन में टू लिख देते हैं, इंटू टी हो गया अपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो u है, मतलब यू लिखा है दो, तो इसे हम यहाँ पे जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे टू यू आ जाएगा, प्लस ये अपना ए टी दिया हुआ है, अपॉन टू कर देते हैं और इसे टी से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो देखिए, अब एक यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग जानते ही हैं। जब ऐसे बटे में दिया हुआ है दो राशियों के बीच में, तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात टू यू अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम इसको लासा ले लेंगे तो अपॉन में टू आ जाएगा, मतलब पूरे बटे में टू आ जाएगा, और टू यू प्लस ए टी आ जाएगा, तो वही बात है ना। उसके बाद अब देखिए, जब ऐसे लिखा हुआ है तो ये नीचे भी दो है ऊपर भी दो है, तो दो से दो कट गया, तो यहाँ पे ऐसे आ गया यू प्लस ए टी अपॉन दो का मतलब क्या है, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए टी एक बटे दो ए टी इंटू टी, इसे भी समझा देते हैं। देखिए, जब एक बटे दो को ए टी से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी अपॉन टू, तो वही तो है, वही मतलब है आपका। अब देखिए, इसके बाद टी से गुणा करा दिया तो आ गया आपका यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर।
ठीक है, ओके। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ होके आ जाती है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन के नाम से जानी जाएगी। अब देखिए हम लोग तीसरी इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरी इक्वेशन के लिए हमें कोई अलग से फॉर्मूला लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वो सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस के दम पर ही लग जाती है। तो देखिए हम लोगों ने सेकंड समीकरण में एक सूत्र पढ़ा, तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है, औसत चाल इंटू समय होता है। इसे जब हम लोगों ने विस्तृत रूप में लिखा तो क्या लिख दिया, s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी लिख दिया हम लोगों ने। तो बस इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं s बराबर यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, इतना रख दिया, इतना लिख लिया। इसे हम समीकरण एक का नाम, इसे समीकरण ए का नाम दे देते हैं। ए नहीं दो इसमें, इसे तुम दे दो समीकरण एक्स दे दो ना, इसे समीकरण एक्स का नाम दे देते हैं। अब देखिए जब हम इतना ला दिए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पहली समीकरण का एक सूत्र उठाते हैं। पहली समीकरण में सूत्र क्या दिया हुआ है, त्वरण का सूत्र। त्वरण का सूत्र क्या कहता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। देखिए तो जब इसे हम सिंबल के रूप में लिखते हैं तो क्या आ गया, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इतना आ गया, तो बस इतने को ले लेते हैं, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। देखिए तो एस बराबर यू प्लस वी अपॉन टी, इससे कोई मतलब नहीं है, अपनी ये इक्वेशन से ले लो। ए बराबर आ गया आपका v माइनस यू अपॉन टी। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इसे t के पद में ले लेते हैं कुल मिला के, तो t बराबर आ जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन ए। आ गया, ठीक है। तो बस एक ये आ गया, इसे हम समीकरण का नाम दे देते हैं y समीकरण। तो समीकरण y से लिखते हैं, समीकरण y से t का मान समीकरण x में रखने पर, ठीक है, समीकरण x y से t का मान समीकरण x में रख देता है। तो समीकरण x में t यहाँ पे चलिए रख देते हैं। तो s बराबर पहले तो लिखा हुआ u प्लस v अपॉन 2 ऐसे कर देते हैं इंटू t का मान ये है, t की जगह पे ये रख देते हैं तो v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए एक हम लोगों ने मैथ में दोबारा से एक सूत्र पढ़ा है बीज गणित में, क्या, a माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए उसी रूप में लिखा है, ऊपर वाले को देखते हैं सिर्फ, ए प्लस बी यू प्लस बी इंटू वी माइनस यू, वी माइनस यू, इसको ऐसे लिख देते हैं वी प्लस यू ना, देखिए उसी दोनों के फॉर्म में लिख देते हैं ना, तो वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र से कर देते हैं, क्या आ जाएगा, गुणा करा देते हैं ना, वही मतलब है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे लिख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ना, अपॉन ये 2 और ये a, तो गुणा करा देंगे तो 2a आ जाएगा, यहाँ पे s अपना। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब इसे पुनः वी स्क्वायर के पद में ले लेते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपकी ये थर्ड इक्वेशन भी सिद्ध होके आ जाती है। ठीक है, गुड। देखिए तो आपकी प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण आप लोगों के सामने प्रूफ होके आ चुकी है। देखिए शुरुआत से एक बार पुनः हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं और सेशन को एंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कुछ लाइनें लिखी कि माना कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है, वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण a है तथा तय की गई दूरी s है। ठीक है, इतना लिख लिया। तब प्रथम समीकरण सिद्ध करते हैं। प्रथम समीकरण के लिए हम लोगों ने एक सूत्र का में लिया जो कि है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को हम लोगों ने ए से डिफाइन किया है, तो त्वरण की जगह पे ए रख देते हैं। वेग परिवर्तन अर्थात जब हम लोग अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो वेग परिवर्तन अपना आ जाएगा, तो वेग परिवर्तन की जगह पे v माइनस यू कर दिए, हाँ, और समय की जगह t लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो अब हम इस पूरे इतने से भाग को v के पद में ले लेते हैं, तो v के पद में जब हम इसे ले लेंगे
तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, जो कि अपने प्रथम समीकरण के रूप में आ गया, ठीक है, आ गया। अब सेकंड समीकरण की ओर बढ़ते हैं। सेकंड समीकरण के लिए एक सूत्र काम में लाते हैं जो कि है तय की गई दूरी का। तय की गई दूरी बराबर होता है औसत चाल गुणित समय। औसत चाल किसे कहते हैं? हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद का अर्थात यहाँ पे पद है चालें, तो चाल कितनी है? दो चालें हैं, प्रथम चाल और द्वितीय चाल, प्रथम चाल और अंतिम चाल, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल। तो प्रारंभिक चाल को u से और अंतिम चाल को v से डिफाइन करते हैं, और जो दूरी है उसे s से और समय को t से। तो दूरी की जगह पे हम लोग s लिख दिए, देखिए दूरी की जगह पे हम लोगों ने s लिख दिए, और आपके औसत चाल की जगह u प्लस वी अपॉन टू लिख दिया, और जो आपका समय है उसी जगह t लिख दिया। अब देखिए हम लोगों ने अभी प्रथम समीकरण को सिद्ध किया है। प्रथम समीकरण में v का मान आता है u प्लस ए टी, आ गया। तो v की जगह पे हम लोग u प्लस ए टी लिख देते हैं, तो लिख दिया हम लोगों ने, u हो गया तो 2u हो गया, और यहाँ पे प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी हो गया। अब देखिए इसे अलग अलग कर लेते हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो कर लिया हम लोग। तो 2u अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू आ गया, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कट गया। अब देखिए जो ये 80/2 लिखा हुआ है, अगर हम 1/2 80 लिख देते हैं कोई समस्या आने वाली है नहीं, क्योंकि जब हम 1/2 को 80 से गुणा कराएंगे तो पुनः वही प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 80/2 आ जाएगा दोबारा से। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना आ गया तो इसे टी से गुणा करा दिया, तो इस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सेकंड समीकरण आ गई। अब थर्ड समीकरण के लिए प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण के सूत्रों का ही हो जाएगा। पहले द्वितीय समीकरण के सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने तय की गई दूरी बराबर औसत चाल गुणित समय का फॉर्मेट लगा दिया यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो प्रथम समीकरण है, प्रथम समीकरण कहाँ है? ये है, ये बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो उसी से t के पद में हम लोग इस इक्वेशन को ले लेते हैं, तो t बराबर v माइनस यू अपॉन ए आ गया। इसे हम समीकरण y का मान दे देते हैं, और इसे समीकरण x का मान दे देते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो आप यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए समीकरण 1 लिख दिया, और यहाँ पे समीकरण 2 लिख दिया। तो यहाँ पे और सुधार करने पड़ेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 1, ठीक है। तो t का मान ये आ गया, t बराबर क्या आ गया? v माइनस यू अपॉन ए आ गया। तो अब समीकरण 2 से t का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? ये है s बराबर u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी है। तो जब समीकरण 1 में मान रख दिया तो क्या आ गया? v प्लस यू अपॉन टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो देखिए अब इसे गुणा करा देते हैं। जब गुणा कराएंगे तो ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का, अंश और अंश का गुणा होगा, हर और हर का गुणा होगा। तो जब अंश और अंश का गुणा होगा तो क्या है? v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो एक सूत्र पढ़ा हम लोगों ने, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया अपॉन ये 2a जो है, 2 और a का गुणा होगा 2a, सिंपल याद है। अब देखिए सीधे गुणा करा देते हैं कि s से 2a का गुणा हो जाएगा, 2a बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। तो v स्क्वायर के फॉर्मेट में जब इस पूरे पद को ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2as। देखिए तीनों समीकरण प्रूफ होके आ गई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये विधि समझ में आई होगी, और यदि आपको ये विधि समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचारों को दे सकते हैं, और अन्य टॉपिक समझने के लिए आप अपना नाम और टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे अपने सेशन को एंड करते हैं।